हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समास की परिभाषा और उसके भेद, जो क्लास 9th 10th में चैप्टर हैं समास, और साथ में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त रूप से जो संक्षिप्त रूप का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षिप्त में ये 6 नहीं, X है भाई, संक्षिप्त मिस्टेक हो जाती है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण होता है। समास का अर्थ होता है किसी दो शब्दों का छोटा रूप। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद से मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। यानी पहले और दूसरे शब्द से मिल करके दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, वो समस्त पद कहलाता है। समास की कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। तो समास के उदाहरण देखिए। रसोई के लिए घर, तो इसका छोटा रूप बन गया रसोई घर। राजा का पुत्र राजपुत्र। नील और कमल नील कमल। समास के भेद उदाहरण सहित। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये द के नीचे रे नहीं हो करके वह है भाई। इसमें कंप्यूटर में जब टाइपिंग करते हैं थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। द्विगु और द्वंद्व, ये रे नहीं है, वह है इनके नीचे। द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद अव्यय प्रधान हो, जिसका पूर्व पद अव्यय होता है और उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन और कारक में नहीं बदलता। अव्यय का परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों, वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे रातों रात, इस प्रकार के। जैसे पहला पद अनु, ये पहचान है भाई अव्यय। कैसे होते हैं अव्यय? अनु, प्रति, भर, यथा, आ, हर इत्यादि। संस्कृत में अव्यय की संख्या 22 होती है और हिंदी में इनको उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उपसर्ग ही अव्यय हैं। जैसे यथा नियम, अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल देखिए। यथा नियम, नियम के अनुसार, तो यथा यहाँ अव्यय है। प्रति वर्ष, हर वर्ष, तो प्रति अव्यय है। घर घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। आमरण, मृत्यु तक, ये वो पुनरावृत्ति हो रही है। घर घर, रातों रात, आमरण, मृत्यु तक। आ अव्यय है। यथा काम, इच्छा के अनुसार, यथा भी अव्यय है। सेकंड है तत्पुरुष समास। तो अव्ययीभाव समास की पहचान समझ में आई, जिसमें प्रथम या पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय प्रधान होता है और वहाँ अव्ययीभाव समास होता है, या फिर वर्ण की, शब्द की बार बार आवृत्ति हो। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास की पहचान है कि वहाँ विभक्तियाँ लोप होती हैं भाई। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। सबसे इजी पहचान इनकी है ये। तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, यानी बाद का यानी दूसरा पद, उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद ही अव्यय होता है। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है।
दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। लुप्त होना गायब हो जाता है जब इसका समस्त पद बनाते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच की जो विभक्ति होती है वो गायब हो जाती है, उसका लुप्त हो जाना, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम यानी दूसरा पद, पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, पूर्व पद कौन सा होता है, उत्तर पद कौन सा होता है। सिकंदराबाद, सिकंदर द्वारा आबाद, द्वारा के द्वारा में आता है कर्ण कारक में, कर्ण तत्पुरुष समास में, क्योंकि कारक की विभक्तियों के अनुसार ही इसमें समास हैं तत्पुरुष के सारे। मद मत, मद से मत, मद नहीं है मद है ये, मद से मत। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। देवालय, देव का आलय। शरणागत, शरण में आगत, आगत होता है आने वाला। अब देखिए तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, और तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को हटा करके बाकी जितने कारक होते हैं वो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं भाई। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, 6 तत्पुरुष समास के भेद हैं, और इन 6 की विभक्तियों का इसमें लोप हो जाता है। अगर आपको विभक्ति समझ में आती है तो इसके तत्पुरुष के भेदों के नाम भी लिख सकते हो, या फिर अगर विभक्ति नहीं समझ में आती और ये पता चलता है इसमें विभक्ति का लोप हो रहा है तो सीधा तत्पुरुष समास उस एग्जाम्पल के आगे लिख दोगे तो भी तुम्हारा राइट हो जाएगा। जैसे देव दत्त एग्जाम्पल आ गया एग्जाम में, और लिखोगे तुम देव को गत। देव को गत में कर्म तत्पुरुष समास है, और अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है तो सीधा कर्म तत्पुरुष समास भी लिख सकते हो या फिर तत्पुरुष समास भी लिख सकते हो, राइट जाएगा तुम्हारा। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। इसमें सामासिक पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला, कर्म को विभक्ति होती है कर्म की। देवगत, देव को गत। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो को विभक्ति जहाँ होती है वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष समास। इसमें सामासिक शब्द के कारण कारक, करण कारक, कारक कारण नहीं, ये करण है, करण कारक की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा। रस भरा, रस से भरा। से के द्वारा होता है भाई, इसमें करण की पहचान, से के द्वारा इसकी विभक्ति होती है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा। रस भरा, रस से भरा। भयाकुल, भय से आकुल। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें सामासिक शब्द में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। स्नान घर, स्नान के लिए खर्च। गौशाला, गो के लिए शाला। संप्रदान को के लिए होता है। को का प्रयोग कर्म कारक में भी होता है, को का प्रयोग संप्रदान में भी होता है। को का प्रयोग संप्रदान में देने के भाव के लिए होता है, इतना याद रखिए। तो को का डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है भिखारियों को खाना देना, पक्षियों को दाना देना। तो देने का भाव होता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है।
अपादान तत्पुरुष समास, इसमें सामासिक शब्द में अपादान कारक की विभक्ति का लोप होता है, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे भव तारक, भव से तारक, अपादान का से अलग करने के लिए भी होता है भाई। दुरागत, दूर से आगत। धनहीन, धन से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। से के द्वारा करण कारक में भी होता है और से अपादान में भी होता है। तो अपादान में से का प्रयोग भी किसी भी वस्तु से अलग करने के लिए होता है या उस वस्तु के बिना का कारण के लिए दर्शाता है। जैसे जल से हीन, तो जल के बिना। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप के बिना। धनहीन, धन से हीन, धन के बिना। तो ये थोड़ी सी पहचान होती है इनकी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास, इसमें सामासिक शब्द में संबंध कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे राजकुमारी, राजा की कुमारी। देशवासी, देश की वासी। राज दरबार, राजा का दरबार। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। पराधीन, पर के अधीन। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें सामासिक शब्द में अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण है दानवीर, दान में वीर। अधिकरण कारक में मे पर का प्रयोग होता है। दानवीर विभक्ति होती है मे और पर। दानवीर, दान में वीर। आप बीती, आप पर बीती। नरोत्तम, नरों में उत्तम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। नेक्स्ट है क्रमधारय समास, जिस समास में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का योग होता है यानी जोड़ते हैं, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। विशेषण उपमान को विशेषण कहते हैं और विशेष्य उपमेय होता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। महात्मा, महान है जो आत्मा। देह लता, देह रूपी लता। नव युवक, नव है जो युवक। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो जो जैसा के साथ इसकी पहचान होती है, जिसका भी होती है, तो क्रमधारय बहुब्रीहि समास से मिलता जुलता है। लेकिन क्रमधारय में विशेषण विशेष्य का योग होता है और बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। और इसमें ध्यान रखिएगा, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख विग्रह होगा, न कि मुख जैसा चंद्रमा, तो ये गलत हो जाएगा। चंद्र जैसा मुख। महात्मा, महान है जो आत्मा। देह लता, देह रूपी लता। नव युवक, नव है जो युवक। जो शब्द पहले है वो पहले ही आएगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नील गगन, नीला है जो गगन। ये क्रमधारय है जिसमें विशेषण और विशेष्य का योग होता है। नेक्स्ट है द्विगु समास। यदि क्रमधारय समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यदि क्रमधारय समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वि का अर्थ होता है दो, तो इसमें द्वि यानी संख्या आ गई, तो इसमें संख्या की पहचान बना लो। द्विगु का प्रथम पद संख्यावाची होता है क्रमधारय समास में, या प्रथम में छोड़ो इसको, इसका सीधा डेफिनेशन है द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह क्रमधारय समास का संबंध इसलिए बता दिया गया क्योंकि उसमें भी विशेषण होता है और द्विगु में भी विशेषण आ जाता है। तो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, वहाँ द्विगु समास कहते हैं। जिसमें प्रथम पद संख्या का दिया गया हो, द्विगु समास होता है। द्वि का अर्थ होता है दो। द्विगु, द्विगु का समास का विग्रह होगा द्विगु, दो गायों का समूह। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है द्विगु, दो गायों का समूह, याद रखिएगा। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है, तो इसमें समूह या समाहार विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो इसमें समूह या समाहार शब्द जुड़ जाता है। ये इसकी पहचान है। जैसे शब्द सिंधु,
सप्त यानी 7 संख्या आ गई। 7 सिंधुओं का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, नवनिधि 9 निधियों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। तो इसमें सप्त, त्रि, पंच, नव, त्रि ये संस्कृत की काउंटिंग है, गिनती हैं। तो ये संख्या है तो द्विगु समास है। क्लियर? बिल्कुल इजी है द्विगु। द्वंद्व समास भी बहुत इजी है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का डेफिनेशन क्या है? द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का कोई भी पद गौण नहीं होता, यानी गौण का मतलब होता है छोटा नहीं होता, प्रधान होते हैं। पद 2 प्रकार के होते हैं, प्रधान और गौण। गौण का अर्थ होता है छोटा और प्रधान का विशेष, बड़ा। इसमें शब्दों का विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग किया जाता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों बराबर के होते हैं। जैसे माता पिता, सुख दुख, छोटा बड़ा नहीं होता। माता पिता, माता और पिता, अन्न और जल, लाभ हानि, लाभ और हानि, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भला बुरा, भला और बुरा, खरा खोटा, खरा या खोटा। और इसमें बीच में योजक चिन्ह मिलेगा आपको पहचान के लिए, वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो ये बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। बाकी सारे इजी हैं, और ये भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल इजी हो जाते हैं। बहुव्रीहि समास में इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो, पदार्थ नहीं है पद, ये पद की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात बहुव्रीहि समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसकी, महावीर, महान है जो वीर, तो विशेष बन गया महावीर का हनुमान। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, तो इसमें कोष्ठ में लिख सकते हो आगे कृष्ण। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो प्रधान। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला। दशानन, 10 आननों वाला, तो कोष्ठ में डाल दिया रावण। तो इस प्रकार से ये लगभग बहुव्रीहि समास में लगभग तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो हो जाएगा द्विगु समास। तिरंगा 3 है रंग जिसमें, और कोष्ठ में डाल दिया झंडा, तो हो जाएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि और क्रमधारय ये मिलते जुलते हैं, विग्रह भी इनका सेम सा होता है, लेकिन उसमें विशेषण और विशेष्य का योग होता है, और इसमें दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो ये थे आपके समास के 6 भेद। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, और समस्त पद भी अव्यय बन जाते हैं। फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है, और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। क्लियर? क्रमधारय समास में विशेषण और विशेष्य का योग होता है। नेक्स्ट है द्विगु। द्विगु संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी बराबर के होते हैं। जैसे माता पिता, सुख दुख, दाल चावल, खरा खोटा, दिन रात, अच्छा बुरा, ये हो गए द्वंद्व। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, रावण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, श्री कृष्ण। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान।
तो इस प्रकार आपको, आई होप आपको समास के डेफिनेशन और उसके भेद समझ में आ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है तो एक बार ये वीडियो रिपीट दोबारा कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामासिक शब्द किसे कहते हैं? समास के नियमों से निर्मित शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र का सामासिक बन गया राजपुत्र, यानी उनका संक्षिप्त रूप ही सामासिक कहलाता है। क्लियर? समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? तो समास विग्रह है राजपुत्र, तो हमें विग्रह करेंगे राजा का पुत्र। महावीर का विग्रह हो जाएगा महान है जो वीर। दिन रात का विग्रह हो जाएगा दिन और रात। विग्रह यानी उनको उसका डिटेल से लिख देना, संक्षिप्त रूप का पूरा विस्तृत वर्णन कर देना। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को ही समास विग्रह कहलाता है। बीच का जो संबंध जो लुप्त हो जाता है उसका स्पष्ट रूप से वर्णन करना ही समास का विग्रह कहलाता है। पूरा विस्तृत लिख देना। दूसरे शब्दों में जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता का विग्रह हो जाएगा माता और पिता। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, सामासिक विग्रह हो गया। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं संधि और समास में अंतर क्या है। संधि और समास दोनों मिलकर, शब्दों के मिलकर बनते हैं, तो उसमें अंतर कहाँ होता है? संधि में संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है और समास का अर्थ होता है संग्रह। संधि मेल करती है और समास संग्रह करता है। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता दोनों में मेल है। तो संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में पदों का मेल होता है। नेक्स्ट है, संधि शुद्ध तत्सम शब्दों में होती है। संधि किन में होती है? शुद्ध और तत्सम शब्दों में होती है। समास के लिए शब्द का तत्सम होना आवश्यक नहीं है, वो तत्सम भी हो सकता है, तद्भव भी हो सकता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं और समास के तोड़ने को विग्रह कहते हैं। विग्रह का होता है अलग कर देना। संधि तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं और समास तोड़ने को समास विग्रह कहते हैं। संधि में जिन शब्दों को योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता और समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित भी किया जा सकता है, यानी बदला भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता। बदल भी सकता है अर्थ और नहीं भी बदल सकता समास में, और संधि में नहीं बदलता। संधि में वर्णों के योग से वारम परिवर्तन होता है। संधि में वर्णों के योग से शब्द में परिवर्तन होता है। समास में ऐसा नहीं होता। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है भाई, क्योंकि संधि वर्णों में होती है तो वर्ण परिवर्तन होता है। वर्ण जुड़ते हैं, जुड़ने पर उसमें चेंज आ जाता है। क्लियर? समझ में आया? संधि वर्णों में होती है, समास शब्दों में होता है। वर्णों के मेल से संधि बनती है और शब्दों के मेल से समास बनता है। समास को जब अलग करते हैं तो उसको समास विग्रह कहलाता है और संधि में अलग करते हैं तो संधि विच्छेद होता है। ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, क्रमधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि देखने में सेम है। समास का विग्रह भी लगभग सेम सा होता है, तो उसमें अंतर क्या है? चलो वो भी क्लियर करते हैं। क्रमधारय समास और बहुब्रीहि समास। जिस समास में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का योग होता है वहाँ क्रमधारय समास होता है। और बहुब्रीहि समास में आए पदों को छोड़कर, दोनों पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है।
कर्मधारय समास में बिल्कुल ईजी है कि विशेषण विशेष्य का योग होता है और बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का योग होता है और इसमें दोनों पद मिलकर अपने पदों का सामान्य अर्थ न बतलाकर कोई अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास और द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो वहाँ द्विगु समास होता है। जब दोनों पदों के पूर्व पद उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है और इसमें समस्त पद विग्रह बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। द्विगु समास और कर्मधारय समास में कहाँ अंतर होता है? द्विगु, इसमें पहला पद विशेष संख्यावाचक विशेषण होता है और जो दूसरे पदों की गिनती बताता है। क्रम द्विगु का और कर्मधारय में क्या होता है? इसमें एक पद का विशेषण होने पर भी संख्यावाचक का भी नहीं होता, विशेषण विशेष्य का योग होता है इसमें। द्विगु में पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय समास में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। तो ये थे आपके द्विगु और कर्मधारय में अंतर, द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर, कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।